हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई रेलवे कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे जो लीव से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे रेलवे में कितने प्रकार का छुट्टियां होती है और वह किस तरह से लिया जा सकता है, उसका रूल क्या है, वो सभी बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए हमारे सामने है छुट्टी का प्रकार, और छुट्टियां निम्न प्रकार की होती है। 13 तरह की छुट्टियां यहाँ दर्शाया गया है। तो हम सबको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है LAP। तो चलिए LAP को देखेंगे, जिसको पूरा बोला जाता है लीव ऑन एवरेज पे। तो लीव ऑन एवरेज पे, जिसको औसत वेतन छुट्टी या अर्जित अवकाश भी बोला जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो यह हमारे प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी खाते में 15-15 दिन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 30 दिन जिस वर्ष के अंत में बकाया होने पर अगले वर्ष के प्रारंभ में नए क्रेडिट के रूप में जोड़ दिया जाता है। औसत वेतन छुट्टी पूरे सेवा काल के दौरान 300 प्लस 15 दिन की अवधि तक इसे एकत्रित किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों छुट्टी का नकदीकरण या कैश के रूप में आपको इसका भुगतान सेवानिवृत्ति लाभों के साथ प्रदान किया जाता है। इस छुट्टी की स्वीकृति भारतवर्ष में 120 दिन की अवधि तक एवं विदेश में उपयोग करने हेतु 180 दिन की अवधि तक प्रदान किया जा सकता है। यानी LAP जो है हमारे पूरे वर्ष में 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को 15-15 दिन के एडवांस क्रेडिट के रूप में ऐड किया जाता है, और रिटायरमेंट के समय 315 प्लस होने पर पूरे 1 वर्ष का पेमेंट दिया जाता है। आगे देखेंगे, इस छुट्टी को आकस्मिक अथवा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता। जो LAP होता है वो किसी भी प्रकार के छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन विश्राम के साथ जोड़ करके लिया जा सकता है। LAP का जो छुट्टी है वह रेस्ट के साथ जोड़ करके यूज कर सकते हैं। इस छुट्टी को आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव के साथ जोड़ करके भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन सिक लीव अथवा साप्ताहिक विश्राम के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। सिक के साथ में इसको हम यूज कर सकते हैं, किसको? LAP को। अगला देखेंगे, अगला है हमारे पर हाफ लीव ऑन एवरेज पे, जिसको हिंदी में अर्ध औसत वेतन छुट्टी कहते हैं। तो यह नियम लिया गया है नियम पैरा 526 IREC। तो इसमें ध्यान देंगे, इसका होता है छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्ध वेतन के बराबर, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष के प्रारंभ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है। 1 वर्ष में इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्ध वेतन के बराबर की जाती है। इस छुट्टी का नकदीकरण सेवानिवृत्ति के समय नहीं किया जा सकता, जबकि छठे वेतन आयोग के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश 300 दिन का नहीं होने पर अर्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया गया है। मतलब जो हाफ LAP होता है वह सेवा रिटायरमेंट के समय उसको नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब 7वां वेतन आयोग आया तो इसके बारे में कुछ लाभ दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है। कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्ध वेतन छुट्टी यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को अर्ध वेतन उस समय में दिया जा सकता है एवं बाकी अर्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है। अगला छुट्टी देखेंगे, समपरिवर्तित छुट्टी, कम्युलेट लीव। यह नियम जो है पारा 527 IRC में दिया गया है। तो यह कम्युलेट छुट्टी के बारे में देखेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी को कर्मचारी ड्यूटी पर आने के पश्चात 1 महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में
फिट सर्टिफिकेट के साथ अपना विकल्प प्रस्तुत कर देगा। इस प्रकार इस अवधि को अर्ध वेतन छुट्टी में बदला जा सकेगा। इस तरह से बदली हुई अवस्था को सम परिवर्तित छुट्टी माना गया है। इसमें एक दिन की अवधि को 2 अर्ध वेतन में बदला दिया जा सकता है। यह छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी के बकाया होने पर समायोजित कर दी जाती है। अगला छुट्टी है अनार्जित छुट्टी LND। इसके बारे में देखेंगे। यह पैरा 528 IRC में दिया गया है। अनार्जित छुट्टी के बारे में देखेंगे। जब कर्मचारी के छुट्टी खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बाकी न हो और वह गंभीर बीमारी के कारण लंबी अवधि में चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो, उसे इस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर दिए जाने के पश्चात कि कर्मचारी वास्तव में गंभीर बीमारी से पीड़ित है एवं चिकित्सक किराए में वह ड्यूटी पर आने में अयोग्य है, लेकिन निकट भविष्य में वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके ड्यूटी पर लौटकर आ सकेगा, इस शेष सेवा अवधि में अग्रिम रूप से दी जाने वाली अर्धवेतन छुट्टी को अर्जित कर सकेगा। यह मानकर कि उसे अग्रिम अर्धवेतन छुट्टी स्वीकृत प्रदान कर सकेगा, जिसे भविष्य में ड्यूटी पर लौट आने के पश्चात प्रति वर्ष अर्जित की जाने वाली अर्धवेतन छुट्टी से कम कर दिया जाएगा। यह छुट्टी वहाँ लिया जा सकता है जब किसी भी प्रकार की छुट्टी ना हो और कोई कर्मचारी बीमार हो, तो यह छुट्टी दे दिया जाता है। बाद में उसकी छुट्टी जब ज्वाइनिंग होती है उसके पास अर्धवेतन छुट्टी आता है, तो उसको वहाँ से इसको काट लिया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे। यह अवकाश एक बार में चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अधिकतम 90 दिन, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन एवं पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक के अर्धवेतन के बराबर इस छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अगला टाइप छुट्टी है असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL। यह जो है इसके बारे में चर्चा IRC पारा 230 में दर्शाया गया है। यह नियम कहता है किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बकाया अथवा न हो, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण अस्थायी कर्मचारी के मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अपना बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा के कारणों को उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो इस अवधि को अहर्क क्वालिफाइंग सेवा में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। अस्थायी कर्मचारी के मामले में प्रथम 3 महीने की अवधि तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर और 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने की अवधि तक उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं गंभीर बीमारी के मामले में अधिकतम 18 महीने के अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के ही किया जा सकता है। अगला छुट्टी है स्टडी लीव, जिसको अध्ययन छुट्टी बोलते हैं। नियम पैरा 556 IREC में यह दर्शाया गया है। यह नियम कहता है अवकाश उस रेल कर्मचारी को दे है जिसने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अध्ययन अवकाश से लौटने के पश्चात 3 वर्ष की सेवा शेष रही हो। यह उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार के लिए लाभप्रद हो। यह एक बार में 12 माह तथा पूरे सेवा काल में 28 महीने तथा PhD अध्ययन के लिए 36 महीने तक देय होता है। जो स्टडी लीव है यह एक बार में मैक्सिमम 12 महीने तक ले सकते हैं या पूरे जीवन काल में अगर अलग अलग खंड के रूप में जोड़ करके लेंगे तो ये आपको 28 महीने तक देंगे। लेकिन यदि आप PhD कर रहे हैं तो आपके लिए यह 36 महीने तक दिया जा सकता है। अगला हमारे पास नियम है मैटरनिटी लीव, जिसको प्रसूति छुट्टी कहते हैं या फीमेल के लिए है। यह उन महिला रेल कर्मचारी को प्रदान की जाती है जिसके प्रसूति के समय
2 से अधिक जीवित बच्चे मौजूद नहीं हो। यानी कहने का मतलब है यह छुट्टी 2 बच्चे के लिए ही दिया जा सकता है। इसके तहत 180 दिन अवकाश प्रदान किया जाता है। गर्भपात की अवस्था में यह 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। यदि डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। यह छुट्टी जो है डॉक्टर से स्वीकृत कराने के बाद में ही मिलता है। अविवाहित महिला कर्मचारी को भी यह सुविधा देय है तथा महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर भी यह छुट्टी दिया जाता है। मान लिया जाए कि कोई दंपति के पास बच्चा नहीं हो रहा है और वह गोद लेंगे किसी बच्चे को, फिर भी उनको यह छुट्टी प्रदान किया जाता है 2 बच्चों के कार्यकाल में। अगला है, ध्यान लीजिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो एमएल होता है, मैटरनिटी लीव होता है, यह एक केस पुरुष को भी मिलता है। पुरुष को तब मिलता है जैसे कोई लेडीज जन्म देने के बाद उसकी एक्सपायरी हो जाती है, वह डेथ हो जाता है, तो उसके जो फादर होंगे उसके संभालेंगे, तो इनको यह मैटरनिटी लीव मिलेगा। यदि वह रेल में कार्यरत हैं तब उनकी उनकी पत्नी जब डेथ हो जाती है तब यह लीव उनके पापा को भी मिलेगा। अगला ध्यान दे, यह अगला हमारे पास छुट्टी है पैटर्निटी लीव। यह नियम पैरा 251/AIRC में दर्शाया गया है। यह नियम कहता है यह अवकाश 2 जीवित बच्चों तक के लिए पुरुष रेल कर्मचारियों का देय है। मतलब यह 2 बच्चों तक ही यह दिया जाता है छुट्टी। यह अवकाश कर्मचारी को पत्नी की प्रसूति की संभावित तारीख से 15 दिन पहले अथवा प्रसूति के 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है, जो कि एक मुक्त रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रसूति के 6 माह पश्चात यह अवकाश देय नहीं होगा। यानी पीएल जो होगा, पैटर्निटी लीव होगा, पैतृक अवकाश जो होता है, डिलीवरी के 15 दिन पहले से ये संभावना बनता है या डिलीवरी के 6 महीने तक बाद इसको लिया जा सकता है। और यह लगातार 15 यह जो छुट्टी होता है लगातार दिया जा सकता है, जो कि 15 दिन का दिया जाता है। अगला ध्यान देंगे, अगला छुट्टी है हॉस्पिटल लीव, अस्पताल छुट्टी। यह जो छुट्टी है यह पैरा 554 IRC में दर्शाया गया है। यह इसके बारे में देखेंगे। यह अराजपत्रित ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर कार्य करते हुए होने वाली क्षति के लिए प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मचारी जो अराजपत्रित है और जो ग्रुप सी और डी में सेवारत हैं, उनको ऑन ड्यूटी कोई दुर्घटना होती है तो उसको क्षति के लिए प्रदान की जाती है। यह अवकाश 24 माह से अधिक अनुमेय नहीं होगा। इसके पश्चात पहले 120 दिन तक पूरा वेतन व शेष के लिए आधा वेतन प्रदान किया जाता है। ऐसे स्थिति में यदि कोई घटना घट जाता है तो इसके दौरान 120 दिन तक पूरा वेतन दिया जाएगा और शेष के लिए आधा वेतन पर इसको छुट्टी दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में यह छुट्टी अधिक दिन के लिए 120 से अधिक पूरे वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। आगे ध्यान देंगे, अगला है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, जिसको विशेष निःशक्तता छुट्टी के नाम से जाना जाता है। यह नियम जो है पैरा 552 IRC में दर्शाया गया है। तो स्पेशल डिसेबिलिटी SDL के बारे में जानेंगे। यह अवकाश सभी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को जिनको ड्यूटी करते हुए या उनके परिणाम स्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक क्षति पहुंची हो, वह निःशक्त हो गए हो। यह छुट्टी डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी आवश्यकता अनुसार देय होता है, परंतु 24 माह से ज़्यादा नहीं होगा। यह जो छुट्टी होगा डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर दिया जाएगा और यह 24 महीना से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। पहले 120 दिन दिया जाएगा। 120 दिन में क्या होगा कि आपको फुल पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद अगर और छुट्टी बढ़ाया जाता है तो उसमें आपको आधा वेतन पर यह छुट्टी मिलेगा। कौन? स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, जिसको विशेष निःशक्तता छुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कैजुअल लीव, जिसको हम लोग CL बोलते हैं, हिंदी में आकस्मिक छुट्टी बोलते हैं। इसके बारे में देखेंगे। रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 8, 10 या 13 क्रमशः पात्रता के अनुसार आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। कहीं कहीं 8 मिलता है, 10 या 13। अभी हम लोग को 10 मिल रहा है रेलवे में। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, अतः वह तकनीक रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाकृत गैर हाजिर नहीं माना जाएगा, नहीं इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है उन्हें कैलेंडर वर्ष में 8 दिन तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है उन्हें 10 दिन की एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमय होती है। यानी जो राजपत्रित कर्मचारी होते हैं उनको एक वर्ष में 8 CL मिलेंगे और जो अराजपत्रित होने हैं उन्हें 10 मिलता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है जैसे या क्या बोलते हैं 8 जो हमारे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, कोहिमा, इस तरह से जो 8 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में उनको ये जो मिलता है 13 लीव मिलते हैं। आगे हम लोग ध्यान देंगे। अगला हमारे पास है ऐसे कर्मचारी जिनकी निश्चित वर्ष के अंत में हुई हो अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति वर्ष के प्रारंभ के महीने में हो उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरा आकस्मिक अवकाश अनुमय होता है। इसके दौरान पड़ने वाले राजपत्रित सार्वजनिक अवकाशों को नहीं गिरा जाता है। कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को अथवा 2 पारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी अनुमय होता है। इसे एक साथ अधिकतम सीमा तक भी स्वीकृत किया जा सकता है, यानी इसे लगातार पूरे 10 का 10 भी लिया जा सकता है। अगला हमारे पास छुट्टी है स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टी। यह बहुत प्रकार के होते हैं तो हम इसको देखेंगे। निम्नलिखित मामलों में विशेष आकस्मिक छुट्टी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है जिसकी अवधि उद्देश्य अनुसार 1 दिन से 90 दिन तक हो सकती है। जैसे इसमें देखेंगे कि कितने कारणों से कितने प्रकार का स्पेशल कैजुअल लीव लिया जाता है। जो 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक स्पेशल CL दिया जा सकता है। वो पहला है रेल कर्मी सहकारी समितियों में जो शामिल होते हैं उनको ये दिया जा सकता है। रेल कर्मी सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखने के लिए छुट्टी मिल सकता है। दूसरा है पुरुष जब नसबंदी ऑपरेशन कराएंगे तब इनको स्पेशल CL दिया जाता है, 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक दिया जा सकता है। तीसरा है पत्नी का टिबोटॉक्समी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन जब होता है तब यह छुट्टी प्रदान किया जाएगा। महिला कर्मचारी को बंध्याकरण जब कराएंगे तब उनको छुट्टी मिल सकता है। IUCD लगवाने पर मिल सकता है। छठा है पति का नसबंदी ऑपरेशन यदि होगा तब ये छुट्टी मिल सकता है। 7वां है राष्ट्रीय चैंपियनशिप यदि कोई बनता है तब इनको भी यह छुट्टी प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे 8वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले को मिल सकता है। राज्य की टीम में जो सम्मिलित हैं उनको यह छुट्टी मिल सकता है। साधारण खेल के भी खेलते हैं उनको यह छुट्टी मिल सकता है। 11 है पर्वतारोहण अभियान में जो भाग लेते हैं उनको भी छुट्टी दिया जा सकता है। ट्रैकिंग अभियान में भाग लेने वाले को स्पेशल CL मिल सकता है। ब्रिज टूर्नामेंट में मिल सकता है। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में भाग लेने वाले को मिल सकता है। स्काउटिंग ड्यूटी में जो रहते हैं उनको मिल सकता है। गणतंत्र स्वतंत्र दिवस परेड, स्वैच्छिक रक्तदान, रेलवे सुरक्षा दल की वार्षिक बैठक इत्यादि में भी मिल सकता है। यानी स्पेशल CL जो है वहाँ के जो अधिकारी होंगे वह ब्लड डोनेशन में यदि कैंप लगेगा उसमें अगर वो ब्लड डोनेट करते हैं तो वह चाहे तो स्पेशल CL दे सकते हैं। और चुनाव प्रसार में लोकसभा या राज्यसभा में जो छुट्टी लोकसभा राज्यसभा में जो वोटिंग होते हैं उस समय भी यह स्पेशल CL 1 दिन का प्रदान किया जा सकता है। 1 दिन से लेकर के 2 दिन या फिर ऐसे जनरली 1 ही दिन मिलता है तो यह स्पेशल CL लिया जा सकता है। तो हमारा आज का वीडियो समाप्त हो गया। हम लोगों ने आज देखा विभिन्न प्रकार के रेलवे कर्मचारियों के लिए CL लीव। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।